हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कैपलस लॉ। देखो, अभी तक हम सुनते आ रहे हैं स्टोरी कि जो भी प्लैनेट्स है हमारे सन के अराउंड गोल गोल घूम रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, कोई गोल गोल घूम नहीं रहा बेटा। इसकी जो रियल स्टोरी है ना, वो कैपलर दादा ने बताया। कैपलर ने क्या बोला कि जो भी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड गोल गोल नहीं घूम रहे, वो एक एलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। और कैपलर्स ने उनके मोशंस का मतलब प्लैनेट्स के मोशंस के अबाउट 3 लॉज दिए हैं, ठीक है ना। पहला लॉ है जिसमें वो ऑर्बिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा बता रहे हैं कौन कितने टाइम में कितना एरिया कवर करने वाला है। तीसरा बता रहे हैं कि उनके बीच का जो टाइम पीरियड होने वाला है वो कैसे वैरी करेगा, मतलब डिस्टेंस के साथ में कितना टाइम होगा, क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते बेटा। आपको पढ़ना हो तो आप ये पढ़ सकते हो। अपन आते हैं अपने मेन स्लाइड पे। पहला है बेटा कैपलर का फर्स्ट लॉ। कैपलर का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो भी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड कैसे घूम रहे हैं बेटा, इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। और आपने अगर सुना होगा तो इलिप्ट में 2, जैसे हमारा सर्कल होता है गोल, बीच में सेंटर, वैसे इलिप्स में ना 2 फोकस होते हैं, हम उनको फोकी बोल देते हैं। तो वैसे बेटा जो हमारा सन है वो एक फोकी पे है। कहाँ पे है? एक फोकी पे है। और जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो उसके अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है। ये किसने बोला? ये बोला कैपलर्स ने, ठीक है ना बेटा। तो हम बोल सकते हैं जो पहला स्टेटमेंट है कि एवरी प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। और जो कि बेटा क्या होगा, एक पॉइंट और याद रखना है यहाँ पे कि जो सन होगा वो एक पॉइंट पे, एक फोकी पे रहने वाला है, ठीक है ना। इसका बेटा देखो, चूंकि इन्होंने ऑर्बिट के बारे में बोला है तो इस लॉ को हम एक और नाम से जानते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं ऑर्बिटल लॉ। ऑर्बिटल लॉ, ऑर्बिटल लॉ क्या है बेटा? तो ऑर्बिटल लॉ कैपलर ने दिया है, वो ऑर्बिट को डिफाइन कर रहे हैं कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड कैसे घूमेगा। पहला लॉ हमें याद हो गया, ओके। अगला लॉ क्या है? अगला लॉ ये कहता है बेटा, कैपलर ने क्या बोला कि भाई देख, जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड घूम रहे हैं, सन फोकस पे है, डन। उन्होंने बोला कि जो एरिया कवर कर रहे हैं ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो सेम होगा। इसका क्या मीनिंग है? मान ले बेटा, यहाँ पे दिख रहा है आपको पिक्चर बन सके ना, यहाँ पे बेटा मान लो कोई प्लेनेट ए पॉइंट पे था। कहाँ पे था? ए पॉइंट पे था। और वो ए से बी गया। मान लो ए से बी जाने में टाइम लगाया टी। क्या लगाया बेटा? टाइम लगाया टी। और कोई प्लेनेट बेटा सी से स्टार्ट किया और डी पे गया। कहाँ पे गया? सी से डी पे गया। तो मान लो बेटा यहाँ पे भी अगर टाइम हमारा टी लग रहा है, बन सके ना, स्लाइड चेंज हो गई भाई, समझा। हाँ, मान ले ए से बी गया, टाइम लगाया टी। और कोई प्लैनेट बेटा सी से कहाँ गया? डी पे गया, वहां भी टाइम लगाया मान लो टी, मतलब सेम टाइम है। तो कैपलर ने बोला कि अगर ये टी टाइम में यहाँ से यहाँ गया है और अगर मान लो अगले टी टाइम में यहाँ से यहाँ गया है तो जो एरिया होगा वो भी सेम होगा। इसका क्या मीनिंग है बेटा? देख, यहाँ पे जो एरिया होगा ASB है ना, आप लिखोगे ASB जो होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू बेटा CSD, मतलब कि CSD। हाँ, यहाँ पे हमने ट्रायंगल सिंबल बना दिया, ट्रायंगल मतलब एरिया, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी लाइन ज्वाइनिंग है सन को और प्लेनेट को लेके, यहाँ पे मान लो प्लेनेट है, यहाँ पे सन है, तो जो भी लाइन ज्वाइनिंग है इनके बीच में बेटा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा, ठीक है ना। तो इसको स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे हम कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन, क्या बोलेंगे? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्वीप का मतलब चलना, ट्रैवल करना बेसिकली, है ना। सो हम बोल सकते हैं कि इक्वल एरिया में इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। मैथमेटिकल फॉर्म में बेटा हम लिख सकते हैं कि जो dA/dt होगा दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या होगा बेटा? dA/dt क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। क्लियर है क्या बेटा? और यहाँ पे आप एक पॉइंटर मैंने लिखा है कि जो स्ट्रेट लाइन है बेटा वो ए से, जैसे मान लो यहाँ से ये आपका सन था, यहाँ पे प्लेनेट था, तो यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी। सेम थी बेटा, यहाँ पे प्लेनेट है, यहाँ पे सन है, यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। तो जो भी स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग है ना, वही लिख रखा है आगे कि वो इक्वल एरिया इक्वल टाइम में ट्रैवल करने वाला है, ठीक है ना। आपको 2 पॉइंटर याद रखना है। पहला तो ये कि इक्वल एरिया में इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करने वाला है। दूसरा क्या बेटा कि जो dA/dt होता है ये कांस्टेंट होता है। कभी कभी क्या होगा ना कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिख के आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कैपलर सेकंड लॉ, है ना, और कुछ ऐसा लिख देगा dA/dt। इसका मतलब क्या है कि जो एरिया का रेट है ना बेटा वो कांस्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। ओके यार, तुम्हें एक चीज बताती हूँ, तुमने ऐसा पहले पढ़ रखा है dR/dt वेलोसिटी देता है, dV/dt एक्सेलरेशन देता है, वैसे ही dA/dt क्या होता है? कांस्टेंट होता है, राइट। अगले पॉइंट्स पे आते हैं। ये रहे बेटा कैपलर्स के सेकेंड लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पॉइंट है कि बेटा देख, जब प्लेनेट मान ले हमारा P1 पॉइंट पे था, यहां से यहां आया, देख रहा इतना एरिया कवर कर लिया है, मतलब इतना भागना पड़ा रहा होगा, है ना। और जब ये यहाँ था तो यहाँ से यहाँ जाने में मतलब कुछ एरिया दिखने में कम लग रहा है,
बट एक्चुअल में क्या है, इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करा, ये तो कंफर्म है। बट देखो देखने में उसकी स्पीड बदल गई होगी, यहाँ पे स्पीड कुछ और रही होगी, यहाँ पे स्पीड कुछ और रही होगी। तो ये हमने लिखा है बेटा कि जो प्लैनेट्स है वो मूव करेंगे फास्टर नियर द सन, जब सन के नजदीक होंगे ना तो फास्टर मूव करेंगे, स्लोअर हो जाएंगे कब, जब दूर जाएंगे। मतलब एक प्लैनेट सन यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ आने फटक से आने वाला है, लेकिन जो प्लैनेट यहाँ से यहाँ होगा ना वो धीरे धीरे चल रहा होगा। तो ये पॉइंटर्स भी याद रखना है आपको, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा कि ये लॉ ये भी एक्सप्लेन करता है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कहीं ज्यादा कहीं कम है, तो हम बोल सकते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करता है। जो भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा कि जैसे आपने डी बाई डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बोला ना, वैसे ही हम क्या करते हैं उसको मैथमेटिकल जब सॉल्व करते हैं ना, तो एक हमारा क्या एक वैल्यू आता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है, वैसे एंगुलर मोमेंटम एक टर्म है, रोटेशन में हम पढ़ रहे होते हैं, बस इतना याद रखो आप कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है ना, वो हमेशा कंजर्व होगा। आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा, इन विच लॉ ऑफ द कैपलस एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, ये बोल देगा कि कैपलस के सेकेंड लॉ में क्या कंजर्व होता है, एनर्जी, मास, मोमेंटम, है ना। तो आपको ध्यान रखना बेटा कि कैपलस के सेकेंड लॉ में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। कैपलस के सेकंड लॉ में 3 पॉइंट याद रखो। पहला इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया, दूसरा डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट होता है, तीसरा कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा बेटा वो क्या होगा हमारा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। थर्ड लॉ क्या है मैडम, फटाक से बता दो, खत्म कर दो बेटा। देख थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो भी प्लैनेट्स है सन के अराउंड घूम रहे थे, अगर मान लो उनका मेन डिस्टेंस लूं, मतलब सन से और प्लैनेट के बीच का मेन डिस्टेंस लूं, तो जो डिस्टेंस आने वाला, जो मेन डिस्टेंस है, जो टाइम पीरियड है, उनमें एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है कि मान ले बेटा कि जो स्मॉल आर है वो प्लैनेट और सन के बीच का मेन डिस्टेंस है, तो जो टाइम का स्क्वायर होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये क्या लिख दिया मैडम, ये मैंने नहीं लिखा बेटा, ये कैपलर ने बोला है, ये कैपलर ने बोला, उसका मैथमेटिकल फॉर्म है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होगा बेटा दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर बराबर के इंटू आर क्यूब। ये हो गया कैपलस का थर्ड लॉ। कितना जल्दी कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है ना। या आप बोल सकते हो यहाँ से कि जो टी स्क्वायर डिवाइड में आर क्यूब होगा ये क्या हो जाएगा, के बराबर है, और के क्या है, कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इनमें क्या करेगा, क्वेश्चन देगा कि भाई मान ले एक प्लेनेट है, उसका आर दिया है, उसका टाइम पीरियड दिया है, बोलेगा मान ले आर को हमने इतना कर दिया, टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट्स पड़ेगा, तो लगाएंगे फटाक से फॉर्मूला टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू आर क्यूब। आर क्यूब क्या है, मतलब आर क्या है, मीन डिस्टेंस है, किसके बीच में, सन एंड प्लेनेट के बीच में, ठीक है ना। ओके थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं।